नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनुशासन एवं अपील नियम 1968 एंड इसके अंतर्गत आने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो कि हमारे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में काम आते हैं। अब क्योंकि जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनको के ऊपर अगर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है तो उसमें ये फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए सब लोगों की ये इच्छा होती है कि हमें भी पता रहे कि कौन कौन से फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्म है जो यूज़ किया जाता है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। इसको हम लोग शॉर्ट में SF1 भी बोल देते हैं। अगला फॉर्म जैसे SF2 है, SF3 है, SF4 है, SF5 है, SF11, SF10, इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। पूरा नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 या SF1। ये काम कहाँ आता है? ये किसी भी रेल कर्मचारी को जब सस्पेंड करना होता है या सस्पेंशन में रखना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। तब इस फॉर्म को भर के रेल कर्मचारी को रिसीव कराया जाता है कि तुम आज से इस डेट से इस समय से आपको सस्पेंशन में रखा जा रहा है। तो सस्पेंशन में रखने के लिए इस SF1 फॉर्म का यूज किया जाता है। ये रूल 5/1 के अंदर आता है और DAR रूल जो लगता है 1968 लगता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 है। ये कर्मचारी को सस्पेंशन में अगर रखना होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 2 SF2 जिसको बोलते हैं। ये अगर किसी रेल कर्मचारी या सस्पेंशन में रखा जा रहा है उसी के लिए काम में लिया जा रहा है। ये नॉर्मल अगर कर्मचारी से कोई गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए SF1 यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस लगा हुआ है, यानी कि वो पुलिस के केस में या किसी भी दंगा फसाद में अगर उसका नाम आता है और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग की जा रही है और उसको 48 घंटे से या 80 घंटे 18 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तब उस केस में सस्पेंड करने के लिए ये SF2 फॉर्म का प्रयोग लिया जाता है। तो बेसिकली ये दोनों फॉर्म SF1 SF2 कर्मचारी को सस्पेंड करने के काम आते हैं। पहला है अगर नॉर्मल कोई गड़बड़ है या अपन प्रशासन चाहता है कि कर्मचारी से कोई गलती हुई है तो उसको सस्पेंशन में रखना है तो SF1। लेकिन अगर क्रिमिनल कोई ऑफेंस लगा कि सस्पेंड में है या 18 घंटे ज़्यादा उस पर हो गया है तब ये SF2 फॉर्म प्रयोग लिया जाता है। इसी तरीके से आगे है ये अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 या SF3। ये सर्टिफिकेट है एक तरीके से बाय इशू सस्पेंडेड ऑफिशियल अंडर रूल 2043 एंड 1342/2 1958 एडिशन में यूज़ किया जाता है। फॉर्म यूज एज सर्टिफिकेट गिवन बाय सस्पेंडेड रेलवे सर्वेंट अबाउट द नंबर ऑफ नो एम्प्लॉयमेंट एंड ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। ये बेसिकली जो काम आता है SF3 का काम है कि अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंशन में रखा, यानी कि मान लीजिए उसको SF1 दे दिया या तो और उस कर्मचारी से बोला कि भाई आज आप इस डेट से सस्पेंड हो, तो कर्मचारी से ये सर्टिफिकेट भी लिया जाता है SF3 के रूप में कि आप यह कर्मचारी खुद भर के दे सकता है कि ये रेल से ही जो उसकी आजीविका चल रही थी वो चल रही थी और उसके पास इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट भर के रेल कर्मचारी दे सकता है कि उसको रेल कर्मचारी की उसके अलावा उसके पास कोई भी जीविका का साधन नहीं, तो उसके लिए ये SF3 यूज किया जाता है। देन है अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 SF4। ये अगर
अधिकारी को लगता है, यह जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको लगता है कि जो कर्मचारी को इतने दिन सस्पेंशन में रखा उसको बहाल करना है, तो उसके रिवोकेशन के लिए ये SF4 फॉर्म यूज़ किया जाता है। यानी कि अब कर्मचारी को ड्यूटी पर लेना है, उसको रिवॉक करना है, तो उसके लिए SF फॉर्म 4 भर के दिया जाता है। इससे कर्मचारी को रिवोकेशन में रखा जाता है। उसी के बाद अगला जो सबसे मेजर है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर S5, यानी कि इस लोग हम लोग जान रहे हैं SF5। यही है कि जब भी कर्मचारी के ऊपर मेजर पेनल्टी लगानी होती है, यानी कि पेनल्टी दो तरीके की होती है, वो किसी अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक होता है माइनर पेनल्टी और एक होता है मेजर पेनल्टी। तो अगर उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगानी है तो उसके लिए या चार्जशीट देनी है, उसके लिए SF5 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर 9 ऑफ रेलवे सर्वेंट डी एंड रूल 1968 के अंतर्गत एम्पावर्ड है। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 6, SF6 हम बोलते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अगर कोई कर्मचारी के ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की गई, जैसे मान लीजिए मेजर पेनल्टी है इम्पोज की गई और उसकी इंक्वायरी चल रही है, अगर उस इंक्वायरी में कर्मचारी कहता है कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जो हमें वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना है। ऐसे मान लीजिए इंस्पेक्शन में किसी भी कारण से अगर दी गई है चार्जशीट, जैसे कि आपको चार्जशीट दी गई, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई उस केस में या किस केस में, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो अगर ऑफिसर जो आपका डिसिप्लिनरी ऑफिसर है वो उस बात को रिफ्यूज़ करता है, तो उसके लिए आपको SF6 फॉर्म को भर के देगा कि ये मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप नहीं देख सकते हैं। वो देखने के लिए अगर मना करेगा तो उसके लिए फिर आपको ये SF6 फॉर्म भर के देगा। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7, इसको हम लोग SF7 बोलते हैं। ये अगर मान लीजिए आपको SF5 दी गई और उसमें लगता है या आपने ही इंक्वायरी की डिमांड कर डाली कि हाँ हमें इंक्वायरी करनी है, आपके जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है या ऑफिसर संतुष्ट नहीं होता है, तो वो फिर एक इंक्वायरी बिठाता है। तो उस इंक्वायरी में एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। देखिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट टू इंक्वायरी ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी। यानी कि अगर उस इंक्वायरी को इंक्वायरी ऑफिसर अटेंड करना है तो उसके लिए SF7 भर के दिया जाता है। उसमें कौन अधिकारी नॉमिनेट किया जा रहा है जो आपकी इंक्वायरी को देखेगा, उसकी डिटेल्स हैं, उसकी एक प्रति आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये SF7 उस काम आता है। अगला है SF स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 8, SF8 फॉर्म 4 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर सब रूल 9(4)C ऑफ रूल नंबर 9 ऑफ DAR रूल 1968। ये काम आता है कि इसके लिए कि कोई प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी अपॉइंट करना है। मान लीजिए कि आपने कोई डिमांड कर दी, जो आपकी इंक्वायरी देख रहा है, आप उससे नहीं संतुष्ट हैं और आपने इस तरीके से कोई दूसरे प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए डिमांड कर दी कि हमें और कोई चाहिए, तो अगर वो नियुक्त करना है तो उसके लिए SF8 फॉर्म भर के दिया जाता है कि हाँ हम आपके लिए एक और प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं। तो ये आपका जो फॉर्म 8 है वो इस तरीके से काम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ये 9 है, वो रेलवे बोर्ड के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, अब इसका यूज़ नहीं होता है। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10 या SF10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ द टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन द कॉमन प्रोसीडिंग्स, और ये रूल नंबर 13 ऑफ रेलवे सर्वेंट्स DAR रूल के अंतर्गत आता है। यानी कि जो कॉमन प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो फिर वो फॉर्म नंबर SF10 पर भर के उसके लिए देगा। अगला है 10A, इसी से संबंधित है SF10A स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। यानी जो कॉमन प्रोसीडिंग होती हैं उनके अंदर इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, उसके लिए SF10A फॉर्म भर के दिया जाता है। देन अगला है
SF10B, SF फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10B या SF10B, स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर अपॉइंटिंग फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग, यानी कि कॉमन प्रोसीडिंग में अगर कोई प्रेजेंटिंग ऑफिसर आपको नियुक्त करवाना है तो उसके लिए फिर ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 10B भर के दिया जाएगा। अब अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11 या SF11, जो कि रेल में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फॉर्म है SF11। ये फॉर्म माइनर पेनल्टी देने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर कर्मचारी से कोई छोटी गलती हुई, उसको कोई भी माइनर पनिशमेंट देना है, उसके लिए इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब बाकी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कि मेजर पेनल्टी क्या होती है, माइनर पेनल्टी क्या होती है, मेजर पेनल्टी में क्या क्या चीज़ें पनिशमेंट दिए जा सकते हैं और माइनर पेनल्टी में क्या क्या पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। तो इसी माइनर पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए इस SF11 फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसको रेल कर्मचारी बहुत आयत में बोलते हैं कि यार हमारे ऊपर एक SF11 आ गई है। तो वही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है, ये स्टैंड फॉर्म नंबर 11 है। और कोई भी माइनर पेनल्टी लगानी है तो उसके लिए SF11 यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 11 फॉर रेलवे सर्वेंट DAR नंबर 1968 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 11B या SF11B। ये स्टैंडर्ड ऑफ चार्जशीट फॉर्म इनिशियल ऑफ द माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इन केस वेयर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड टू होल्ड द इंक्वायरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। अगर आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी चल रही है, मान लीजिए आपके ऊपर SF5 की कोई इंक्वायरी चल रही है, तो अगर जो आपका डिसिप्लिनरी ऑफिसर है उसको लगता है कि अब आगे इंक्वायरी कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको इंक्वायरी को होल्ड करना है और आपके ऊपर माइनर पेनल्टी इम्पोज करनी है, तब उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 11B का प्रयोग किया हो जाता है। किन्हीं केस में लोग क्या करते हैं कि अगर आपके ऊपर SF5 है और अब इंक्वायरी आपकी चल रही है, उस बीच अधिकारी को लगता है आपकी बात जो आपने जवाब दिए हैं वो उनसे संतुष्ट हो जाता है, तो वो SF5 को SF11 में भी कन्वर्ट कर सकता है और आपकी इंक्वायरी को होल्ड कर सकता है। उसी केस में ये 11B आपको दिया जाता है। रूल वही 11B 1B 11(2) फॉर रेलवे सर्वेंट DAR रूल नंबर 1959 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11C। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11C, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल नंबर 99 फॉर द रेलवे सर्वेंट DAR टू इम्पोज माइनर पेनल्टी इन केसेस वेयर इनिशियली चार्जशीट फॉर द मेजर पेनल्टी वाज इशूड। वही जो मैं भी आपको बता रहा था कि वो आपके ऊपर होल्ड इंक्वायरी होल्ड करने के लिए जो 11B था, और 11C में अगर आपकी SF5 को SF11 में कन्वर्ट करते हुए आपके ऊपर कोई माइनर पेनल्टी इम्पोज करनी है, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 11C का प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं एकदम बिल्कुल। अगला है कुछ फॉर्म जो है, कहीं कहीं मैंने देखा कि उसको फॉर्म नंबर 12, 13, 14 भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 12, स्टैंडर्ड 13, स्टैंडर्ड 14। लेकिन ये बेसिकली जो यूज़ किए जाते हैं पेंशनर्स जो होते हैं भारतीय रेल के, उनके ऊपर भारतीय राष्ट्रपति की सहमति से लाए जा सकते हैं, या उनके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, इम्पोज करना है, उसके लिए काम में लिया जाता है। फॉर्म मेमोरेंडम है पहला तो कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो क्रिमिनल चार्ज में और एक्शन में जा रहा है तो उसके ऊपर ये DAR एक्शन भी प्रयोग किया जा सकता है, उसके लिए मेमोरेंडम उसको दिया जा सकता है कि आपने ये केस कर दिया है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अंडर रूल 2308R सेकेंड के अंदर रूल नंबर 9 फॉर रेलवे सर्विस। जो पेंशनर्स होते हैं 1993 वाला जो रूल उनके ऊपर लगता है कि अगर उन्होंने कहीं भी कोई मिसबिहेव किया है या मिसकंडक्ट कहीं किया है, तो मैंने कहा राष्ट्रपति की सहमति से उनके ऊपर पेनल्टी इस तरीके से इम्पोज की जा सकती है मेमोरेंडम देके। अगला है स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर चार्जशीट और प्रोसीडिंग्स अंडर
रूल नंबर 2308 आर सेकेंड रूल 9 फॉर द रेलवे सर्वेंट पेंशनर 1993, ये भी उसी तरीके से काम करता है जो पेंशनर होते हैं उनके ऊपर। तो ये जो तीनों चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कहीं इसको 12 लिख देते हैं, 13 लिख देते हैं, 14 लिख देते हैं। एक फॉर्मेट है कि जो पेंशनर होते हैं वो राष्ट्रपति की सहमति से उनके ऊपर अगर मान लीजिए उनको कोई मेमोरेंडम देना है कि आपने ये किया है, उनके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है या कोई चार्जशीट उनको देनी है, तो ये तीनों फॉर्म इन रूल के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है और समन टू विटनेस, या जो किसी इंक्वायरी में जो विटनेसेस होते हैं, जो विटनेस होते हैं उनके ऊपर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में बुलाने के लिए इन्फॉर्मेंट अटेंड द इंक्वायरी विटनेस एंड प्रोडक्शन द डॉक्यूमेंट्स एक्ट 1972। यानी कि मान लीजिए कोई इंक्वायरी चल रही है और उसके अंदर आप गवाह हैं, विटनेस हैं, तो आपको किसी भी इंक्वायरी में बुलाने के लिए आपको आदेशित किया सकता है कि फलां डेट में कोई इंक्वायरी रखी है, उसका स्थान ये है और वो इंक्वायरी आपको आके अटेंड करनी है। उस इंक्वायरी में आपको यात्रा भत्ता DA सब रेल की तरफ से दिया जाता है। तो ये जो यूज़ कहता है समन्स, वो विटनेस को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी एक फॉर्मेट के रूप में होता है, उसमें केसेस लिखा होता है कि किस केस में आपको बुलाया जा रहा है और उस केस में कौन कौन गवाह हैं, उनको भी कॉपी दी जाती है। फिर लिखा जाता है कि इस स्थान पर ये इंक्वायरी होगी, इतने बजे से होगी, उसको एक पूरा फॉर्मेट बना के दिया जाता है बुलाने के लिए। तो ये समन विटनेस को दिए जाते हैं। तो ये विटनेस के तौर पर जो समन जारी किए जाते हैं वो है कि कैसे किसी को समन जारी करना है या इंक्वायरी में बुलाना है। तो ये अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत आने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, जिनके बारे में डिटेल से मैंने आज आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 से लेके 12 तक क्या क्या काम आते हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप नीचे अगर इससे संबंधित कुछ भी है तो उस पर कमेंट कर सकते हैं, और नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी आप नीचे हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम और नए टॉपिक्स पर आपको वीडियो बना सकें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।